हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आगामी परीक्षा दिसंबर 2024 में है। ये विगत वर्ष का प्रश्न है, जून 2015 का यूजीसी नेट समाज कार्य का। और आगामी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं उनमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट समाज कार्य की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 2000 रुपये रखी गई है। इसमें आप लोगों को पीडीएफ, वीडियो कंटेंट, साथ ही साथ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू ऑल कंटेंट इंक्लूड है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी हमसे बातचीत आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। जून 2015 का पहला प्रश्न, ये विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है समाज कार्य का द्वितीय प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न कहता है कि अंतरक्रिया प्रतिमान को समझने और हस्तक्षेप करने में पहला कदम डैश है। देखिए, यहाँ विकल्प आपका कम्युनिकेशन सही होगा, यानी संचार सही होगा। कहने का मतलब है कि संचार प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है, जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सके। अतः विकल्प आपका पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केस अध्ययनकर्ता यानी आप और सेवार्थी के बीच प्रगामी संचालन डैश कहलाता है। तो वह बेसिकली प्रक्रिया होता है, यानी प्रोसेस होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एनडीआरएफ भारत में प्रतीक है, यानी इसका पूरा नाम आपको बताना है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है एनडीआरएफ का पूरा नाम। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, किसी दूसरे की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को समझने की योग्यता कहलाती है डैश। मैं आपको बता दूं, दूसरे के कष्टों और संवेगों का अनुभव करने और समझने को समानुभूत कहा जाता है। समानुभूत को तदानुभूति के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे एम्पैथी कहा जाता है। अतः विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वनों के विआरक्षण को सीमित और विनियमित करता है? क्वेश्चन नंबर 5 सही विकल्प होगा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम। विकल्प आपका बी, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए, और प्रश्नों पर मैं डीप में आप सभी लोगों से चर्चा करूंगा लाइव क्लासेस में। यूजीसी नेट की क्लासेस का जो समय है शाम को 7 बजे से है और एमपी सेट समाज शास्त्र की जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में 8 बजे से है, याद रखेंगे। एमपी सेट की क्लासेस की फ़ीस मात्र 2000 रखी गई है, वहीं उतनी ही फीस यूजीसी नेट समाज कार्य की भी रखी गई है 2000। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डैश चिकित्सा अंतः संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प मनोगत्यात्मक होगा। मनोगत्यात्मक चिकित्सा अंतः संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम किसी भी रूप में निषेध है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प होगा आपका अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 7 विकल्प थर्ड यानी सी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करेंगे हम लोग 8, व्यावसायिक समाज कार्य के ऐतिहासिक पूर्वाधारण में जेम एडम्स का नाम सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा भी होगा और इस में आपको बताना है कि किससे सबसे ज़्यादा नाम जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक पूर्वाधारण में जेम्स एडम का नाम।
है ना। तो व्यवसाय समाज कार्य के जनक पिता के रूप में इन्हीं को ही जाना जाता है और सेटलमेंट मोमेंट में इनका नाम ज़्यादा जुड़ा हुआ है। विकल्प आपका जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, समाजकारी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रकारी कार्यक्रम का मूल पहलू नहीं है। विकल्प यहाँ पर है, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन में दिया गया वो नहीं है। अब आपको विकल्प का चुनाव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आसान सवाल है। मैं आप सभी से कहूँगा कि अन्वेषण कार्यक्रम जो है बेसिकली क्षेत्रकारी कार्यक्रम से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी खोज। ठीक है। दूसरा, समस्याओं को हल देना यानी चौथा विकल्प। तो 3 और 4 आपका जवाब जो जाने वाला है वो फोर्थ विकल्प आपका सही होगा। ठीक है। क्षेत्रकारी बेसिकली जब आप MSW BSW करते हैं तो उस दौरान की बात किया गया था। सवाल था समाजकारी शिक्षा को लेकर ना, एजुकेशन को लेकर था, इसलिए समस्या को हल देने की बात नहीं करता। आप अगर जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी कंपनी वगैरह में क्लाइंट का आप मैनेजमेंट कर रहे होते, तो ऐसी कंडीशन पर ये विकल्प सही जाता है 4 वाला, अदरवाइज़ यहाँ पे गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समाजकारी एवं व्यवहार के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के चिकित्सकीय हस्तक्षेप से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता है या जुड़ा नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्प आपका क्या होना चाहिए, परिवेशगत प्रभाव, विकल्प डी यानी 4। संवृत्तिक क्षेत्र के धारण संबद्ध है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो कार्ल रोजर्स या कार्ल रोजर्स का नाम जुड़ा हुआ है संवृत्तिक क्षेत्र में, विकल्प आपका पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, डैश में यह निहित है कि कुछ आवेगों को अवांछित आवेग के स्थान पर उसका विरोध और आवेग लाकर अमिज्ञता क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। ये बेसिकली मैं अगर बात करूं आपसे, सिगमंड फ्रायड की कुल 14 रक्षा युक्तियां हैं, उन्हीं रक्षा युक्तियों से ये प्रश्न बनाया गया है। तो प्रतिक्रिया निर्माण होगा, विकल्प आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई व्यक्ति किसी को घाटा या कमी के रूप में देखता है, तो उसको यदि वह पूरा करने की कोशिश करता है तो वह निम्न में से कौन सी सुरक्षा युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप कहेंगे क्षतिपूर्ति को। अब मान लीजिए आप देख रहे हो कि वो उसका नुकसान हो गया, उसकी दुकान ढह गई या उसका मकान ढह गया, तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख रहे हैं और उसे सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं तो वह बेसिकली क्षतिपूर्ति कहलाते हैं, विकल्प आपका थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि डैश एक ऐसा विक्षोभ है जो व्यक्ति और परिवेश के बीच घटित होता है। इसमें असमानताओं को नकारा जाता है और समानताओं पर ऐसा बल होता है कि जिसके पीछे यथार्थ का आधार नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे समप्रभाव होता है। समप्रभाव एक ऐसा विक्षोभ है जो व्यक्ति और परिवेश के बीच घटित होता है और इसमें असमानताओं को नकार दिया जाता है और समानताओं पर ऐसा बल होता है जिसके पीछे यथार्थ का आधार ही नहीं होता है। अतः विकल्प आपका पहला सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 कहता है कि डैश एक संपर्कगत विक्षोभ है जो एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताता है कि जिसमें व्यक्ति अपने साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा वे दूसरों के साथ करना चाहेंगे या दूसरों द्वारा अपने साथ कराना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में इसका सही जवाब जाना चाहिए प्रतिवेष्टन। प्रतिवेष्टन एक संपर्कगत विक्षोभ होता है। इन सभी पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यूनिट नंबर 9 में। ठीक है, आप निश्चिंत रहेंगे, लाइव क्लासेस में यूनिट नंबर 9 का ये पार्ट है, उसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताता है ये जिसमें व्यक्ति अपने साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा वे दूसरों के साथ करना चाहेंगे या दूसरों द्वारा अपने साथ करवाना चाहेंगे, वो प्रतिवेष्टन कहलाता है। विकल्प यहाँ पर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग्स अफीम से निकाली जाती है। सही जवाब
आपको बताना है, एक तो हीरोइन निकाला जाता है, दूसरा मॉर्फिन निकाला जाता है। सही जवाब यहाँ पर होगा 1 और 2, विकल्प पहला सही होगा। कोलमैन का नाम देखिए, अभी ये 22 अगस्त 2024 में इससे सवाल आया हुआ था। कोलमैन के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अल्पावधि परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है? क्वेश्चन नंबर 17 में सही जवाब होना चाहिए संप्रभा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है ऊपर। ठीक है, संप्रभा एक ऐसा विक्षोभ है जो व्यक्ति परिवेश के बीच घटित होता है और असमानताओं को नकार दिया जाता है। समानताओं पर ऐसा बल होता है कि जिसके पीछे यथार्थ का आधार होता ही नहीं, तो इसलिए अल्प अवधि परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है संप्रभा। क्वेश्चन नंबर 18, समाजकारी व्यवहार के मॉडलों या सिद्धांतों में से किसमें आवास और कर्मस्थल यानी निश्चय की अवधारणाओं का सेवार्थी के व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव को समझने में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 में वह होता है जीवन मॉडल, लाइफ मॉडल का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन विभेदक साहचर्य सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक माने गए हैं या जो है प्रतिपादक माने गए हैं? सही विकल्प होगा यहाँ पे एडविन एच सदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्न युक्ति का प्रकार माना जाता है? तो आप सभी लोग कह सकते हो प्रतीकीकरण बेसिकली स्वप्न युक्ति का टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश अतीत के क्रियाशील अनुभव का अध्ययन और समीक्षा होता है? विकल्प आप सभी लोगों को बता दूं, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब है ऐसे कार्य से जिससे प्राप्त परिणामों के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि वह कहाँ तक सक्षम और प्रभावशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शोधकर्ता क्षेत्र से जो डेटा इकट्ठा करता है डैश व डैश कहलाता है। बेसिकली वो प्राथमिक स्रोत का पार्ट होता है। प्राथमिक स्रोत वे मौलिक सूचनाएं या आंकड़े होते हैं जो कि एक अनुसंधानकर्ता वास्तविक स्थल में जाकर विषय या समस्या से संबंधित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके या अनुसूची या प्रश्नावली की सहायता से एकत्र करता है अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा प्राप्त करता है, तो वहाँ शोधकर्ता के अंतर्गत प्राथमिक स्रोत का पार्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राक प्रयोग किस्म की डिज़ाइन में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि तत्काल केस अध्ययन को भी प्राक प्रयोग किस्म की डिज़ाइन कही जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो समूह पूर्व परीक्षण उत्तर परीक्षण डिज़ाइन भी शामिल किया गया है और उत्तर परीक्षण साम्य समूह डिज़ाइन भी शामिल किया गया है। अर्ध प्रायोगिक डिज़ाइन नहीं शामिल है, तो आपका ABD होगा, अतः विकल्प आपका थर्ड सही होगा। एक निष्क्रिय नेता है तो समूहों के प्रतीक के रूप में, यहाँ पे एक निष्क्रिय नेता की बात कर रहे हैं हम, तो अहस्तक्षेप समर्थक नेता होगा। पैगंबर तो सक्रिय होता है, करिश्माई या जो एक्शन वाले नेता होते हैं वो भी सक्रिय होते हैं, लोकतंत्री वाले भी। अहस्तक्षेप वाले निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रमुख प्रकार्य नहीं है? प्रमुख नेता का प्रमुख प्रकार्य नहीं दर्शाया गया क्वेश्चन नंबर 25 में। और आप ये भी कह सकते हैं समूह के प्रतीक के रूप में जो नेता हो रहे हैं ये प्रमुख प्रकार के रूप में नहीं है, बाकी तो विशेषज्ञ के रूप में, मध्यस्थ के रूप में, आयोजक के रूप में होते हैं, तो विकल्प डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबलीकरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग अंतःवैयक्तिक आकर्षण का प्रमुख आकर्षक रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में प्रबलीकरण का सिद्धांत के अकॉर्डिंग ना पुरस्कार अंतःवैयक्तिक आकर्षण का एक प्रमुख चीज़ें मानी गई हैं, अतः विकल्प आपका पहला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, समाज कार्य व्यवहार में सामान्य तंत्र सिद्धांत इस्तेमाल करते समय सामाजिक कर्मी को निम्नलिखित में से किस परिवेश की जानकारी होनी चाहिए? 27 में आप ये कह सकते हो कि विकल्प यहाँ पे जो जाएगा वह एक वास्तविक परिवेश शामिल रहेगा, दूसरा आप कहेंगे सेवार्थी का अनुभूत परिवेश भी शामिल रहेगा, तीसरा कर्ता के अनुभूत परिवेश भी शामिल रहेगा, बचपन का परिवेश शामिल नहीं है, अतः 1, 2, 3 होगा, तो आप ऑप्शन 4 को लगाना उचित समझेंगे 27 में। क्वेश्चन नंबर 28, किसी सामाजिक समूह के जीवनव्यापी लक्ष्य या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 28 में संयोजन क्षमता जो है, ठीक है, संयोजन
जो क्षमता यहाँ पे लिखी हुई है किसी सामाजिक समूह के जीवन व्यापी लक्ष्य या उद्देश्य का पार्ट माना जाता है, अतः विकल्प डी सही होगा, यानी 4। प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 29 में आप कहेंगे भागीदारी पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 में दोषपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पद्धति वांछनीय परिवर्तन लाती है, वह कहलाती है डैश। तो सही विकल्प होगा, मैं आपको बता दूं कि सामाजिक क्रिया न दोषपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक वांछनीय परिवर्तन लाने का प्रयास करती है, वो सोशल एक्शन है। विकल्प आपका तीसरा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें एक हद तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं वे शब्द हैं डैश, किसके? तो आप सभी को पता है बोगार्ट्स का वो शब्द है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, PTSD का पूरा नाम आपको बताना है 32 में, और आप कहेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD का पूरा नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी आसान सा सवाल है। आप क्लासिकल अनुकूलन सिद्धांत में इवान पेट्रिक पावलोव का नाम देखने को मिलता है हम लोगों को। GOMS की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे नोबेल का नाम मिलता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो BF स्किनर का नाम मिलता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में अल्बर्ट बैंडोरा का नाम मिलता है। विकल्प आपका यहाँ पर जो जा रहा है वो सेकंड वाला सही है, यानी कि बी विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 भी एक आसान सा क्वेश्चन है। WHO का मुख्यालय बेसिकली आपको बताना है 34 में। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जेनेवा है, और ECOSOC का पूरा जो है बताना है आपको मुख्यालय, तो न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है तो पेरिस है, और FAO का मुख्यालय रोम में है। सही विकल्प यहाँ पर जा रहा है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया है कि स्वैच्छिक अननोन क्रिया किससे संबंधित है? आप कहेंगे अनौपचारिक से है। पिरामिड आकार वाला किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे यांत्रिकतावादी से। व्यापक विस्तृत शब्दों के बारे में अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो ये अवयवी या अवयवी से संबंधित है। संयत नियंत्रण अगर हम बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर से रिलेटेड है। विकल्प आपका जो गया है वो तीसरा वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ सिद्धांतकार के नाम दिए गए हैं। आसान सवाल है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर्लमैन का नाम देखने को मिलता है। देखो सिगमंड फ्रायड का नाम भी हम लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ सिगमंड फ्रायड का नाम रखेंगे हम लोग, और अहम मनोविज्ञान अन्ना फ्रायड का नाम रखेंगे। मनोसामाजिक सिद्धांत में हम जो नाम लगाएंगे वो बीगेन का नाम लगाएंगे। समस्या समाधान का उपागम में H पर्लमैन का नाम लगाएंगे। तो पहले का 3 गया है, दूसरे का 4 गया है, तीसरे का 2 गया है, और उसके बाद चौथे का 1 गया। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। विकल्प आपका जो जाएगा 36 का वो माना जाएगा आप लोगों का बी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यदि आप समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं UGC नेट में, तो उसकी क्लासेस शाम को चलती हैं। उसकी फ़ीस मात्र 2000 रुपये रखी गई है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और आज स्टूडेंट या विद्यार्थी दिवस है, बाल दिवस के रूप में या स्टूडेंट दिवस के रूप में आप सभी लोगों को मालूम है आज 14 नवंबर है, और आप सभी को हार्दिक बधाई हो इसकी। और यदि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस का समय है पर डे का शाम को 7 से 8। ठीक है, UGC नेट सोशल वर्क की। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो लाइव क्लासेस में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा।